हेलो एवरीवन, वेलकम टू रवि अदिति क्लासेस। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं सेट 2 ऑफ एसएससी टॉप 50 जीके एमसीक्यूज़। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि इन वीडियोस में जो है हम कवर कर रहे हैं सारे आपके जो भी अपकमिंग एसएससी एग्जाम हैं उनसे रिलेटेड टॉप 50 जीके एमसीक्यूज़ को। तो फ्रेंड्स, अगर एसएससी की आप कोई भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो, चाहे वो एमटीएस हो, सीजीएल हो, सीपीओ हो, स्टेनोग्राफर हो, तो किसी भी एग्ज़ाम के लिए फ्रेंड्स ये वीडियो जो है ना आपके लिए काफ़ी बेनिफिशियल होने वाली है। और सीजीएल का एग्ज़ाम तो आने ही वाला है, तो आपको ये वीडियो जो है अच्छे से देख लेना है। हम इस वीडियोज़ में फ्रेंड्स आपके साथ जो भी मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं, और जो अभी फ़िलहाल में सीएचएसएल का एग्ज़ाम हुआ है उसके जो क्वेश्चंस आए थे उस पेपर में, उन सबको इंक्लूड करके आपके लिए हमने यहाँ पे टॉप 50 जीके एमसीक्यूज़ यहाँ पे बनाया है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे आपको सभी क्वेश्चन सेलेक्टेड और मोस्ट इंपॉर्टेंट मिलेंगे। अगर आप यहाँ पे एसएससी की कोई भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं ना, ये वीडियो आपके लिए काफ़ी बेनिफिशियल होने वाला है। तो पूरे वीडियो के फ्रेंड्स एंड तक बने रहिएगा, और इसके साथ फ्रेंड्स चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। हम यहाँ पे ये सीरीज़ को कंटिन्यू करेंगे, और जितने भी एसएससी के आपके एग्ज़ाम्स आ रहे हैं उसके लिए ये काफ़ी बेनिफिशियल आपके लिए होने वाला है। ओके, तो चलिए आपका पहला क्वेश्चन यहाँ पे देखिएगा। फर्स्ट क्वेश्चन है, होम डज द प्रेसिडेंट सेंड हिज रेजिग्नेशन लेटर टू। तो राष्ट्रपति अपना त्याग पत्र किसको देते हैं? तो अगर मान लीजिए प्रेसिडेंट को रिज़ाइन करना है तो अपना रेजिग्नेशन लेटर प्रेसिडेंट किसको देते हैं? तो ये अपना जो रेजिग्नेशन लेटर है फ्रेंड्स, ये देंगे वाइस प्रेसिडेंट को। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। थोड़ा डिटेल में डिस्कस करते हैं। देखिए, द इलेक्टोरल कॉलेज रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रेसिडेंट्स इलेक्शन कंप्राइजेस इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ। तो यहाँ पे हम बात कर रहे हैं फ्रेंड्स, जब यहाँ पे प्रेसिडेंट का इलेक्शन होता है तो इलेक्शन में कौन कौन भाग ले सकता है प्रेसिडेंट के इलेक्शन में, राइट? रेजिग्नेशन लेटर तो ये वाइस प्रेसिडेंट को सबमिट करते हैं, बट जब इलेक्शन होता है तो प्रेसिडेंट को कौन कौन इलेक्ट करते हैं? तो लोकसभा और राज्यसभा के जो इलेक्टेड मेंबर्स होंगे वो, लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ स्टेट्स के जो मेंबर हैं इलेक्टेड मेंबर वो, इसके अलावा इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबलीज ऑफ यूनियन टेरिटरी ऑफ दिल्ली एंड पुदुचेरी। तो ये सभी लोग जो हैं यहाँ पे इलेक्ट करते हैं प्रेसिडेंट को। तो यहाँ पे हमने बात की इलेक्शन की। और फ्रेंड्स, मिनिमम एज लिमिट कितनी होनी चाहिए एक प्रेसिडेंट बनने के लिए? तो फ्रेंड्स, मिनिमम एज जो यहाँ पे चाहिए, रिक्वायरमेंट है, वो 35 ईयर्स की है। ठीक है, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हो गए। तो आई होप आपको ये क्लियर है। आगे बढ़ते हैं और हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में कौन कौन से आर्टिकल में प्रेसिडेंट के बारे में बताया गया है वो देख लेते हैं। तो यहाँ पे फ्रेंड्स, आर्टिकल को डिस्कस करने से पहले मैं बता दूँ कि हमारे फ़िलहाल में प्रेसिडेंट कौन है। द्रौपदी मुर्मू जी हमारी प्रेसिडेंट हैं, और फ्रेंड्स ये बन गई हैं 15th प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। तो आप यहाँ पे ये याद रखें। अब डिस्कस कर लेते हैं इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स रिलेटेड टू प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं फ्रेंड्स, आर्टिकल 52 जो है ये बात करता है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया की, यानी कि इंडिया का एक प्रेसिडेंट होगा, ये बताता है आर्टिकल 52। आर्टिकल 53 में एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ द यूनियन की बात की गई है। यहाँ पे आर्टिकल 54 की बात करें फ्रेंड्स, तो यहाँ पे जो प्रेसिडेंट का इलेक्शन होता है इसके बारे में बात की गई है। आर्टिकल 55 में बात की गई है मैनर ऑफ इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट के बारे में। 56 में टर्म ऑफ ऑफिस ऑफ प्रेसिडेंट, तो प्रेसिडेंट का यहाँ पे कार्यकाल कितना होगा ये आर्टिकल 56 में बताया गया है। नेक्स्ट आर्टिकल 57 में फ्रेंड्स एलिजिबिलिटी फॉर री इलेक्शन की बात की गई है। आर्टिकल 58 में क्वालिफिकेशन फॉर इलेक्शन एज अ प्रेसिडेंट, तो यहाँ पे क्वालिफिकेशंस क्या होनी चाहिए फॉर इलेक्शन एज अ प्रेसिडेंट, ये यहाँ पे बताया गया है। आर्टिकल 59 में फ्रेंड्स कंडीशंस ऑफ प्रेसिडेंट ऑफिस बताया गया है। आर्टिकल 60 में ओथ और अफर्मेशन बाय द प्रेसिडेंट बताया गया है, और 61 में जो है इम्पीचमेंट ऑफ प्रेसिडेंट की बात की गई है। तो ये डिफरेंट आर्टिकल, इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स हैं जो रिलेटेड हैं टू द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। यहाँ पे जो इम्पीचमेंट ऑफ प्रेसिडेंट है ना, ये एग्जाम में काफ़ी रिपीट होता है, तो आपको जो आर्टिकल 61 है ये अच्छे से ध्यान रखना है। इसके अलावा फ्रेंड्स यहाँ पे जो आर्टिकल 52 है ये भी आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो आई होप आपको ये सब कुछ क्लियर है। और जैसे मैंने आपको बताया कि प्रेसिडेंट अगर रिज़ाइन करना चाहें तो ये अपना रेजिग्नेशन लेटर किसको देते हैं? वाइस प्रेसिडेंट को। तो यहाँ पे हम इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स रिलेटेड टू वाइस प्रेसिडेंट भी डिस्कस करेंगे। तो फिलहाल में फ्रेंड्स हमारे यहाँ पे वाइस प्रेसिडेंट कौन है? जगदीप धनखड़ जी यहाँ पे वाइस प्रेसिडेंट है हमारे इंडिया के 14th वाइस प्रेसिडेंट हैं। ठीक है, इसके अलावा देखिए यहाँ पे आर्टिकल्स बात कर लें तो आर्टिकल 63 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन में बताया गया है कि इंडिया का एक वाइस प्रेसिडेंट होगा। इसके अलावा आर्टिकल 64 में बताया गया है कि द वाइस प्रेसिडेंट टू बी एक्स ऑफिशियल चेयरमैन ऑफ द काउंसिल ऑफ स्टेट्स। तो काउंसिल ऑफ द स्टेट्स यानी कि अपर हाउस ऑफ द पार्लियामेंट है ना, अपर हाउस ऑफ द पार्लियामेंट यानी कि राज्यसभा। तो जो राज्यसभा है इसके एक्स ऑफिशियल चेयरमैन जो होंगे ये वाइस प्रेसिडेंट होंगे, ये आर्टिकल 64 में बताया गया है। आर्टिकल 65 में बात की गई है फ्रेंड्स, द वाइस प्रेसिडेंट टू एक्ट एज प्रेसिडेंट और टू डिस्चार्ज हिज फंक्शंस ड्यूरिंग कैजुअल वैकेंसीज इन द ऑफिस और ड्यूरिंग द एब्सेंस ऑफ प्रेसिडेंट। तो अगर यहाँ पे प्रेसिडेंट की एब्सेंस है तो उस टाइम पे प्रेसिडेंट के जितने भी यहाँ पे काम होंगे वो वाइस प्रेसिडेंट देखेंगे, ये आर्टिकल 65 में बताया गया है।
आर्टिकल 66 में फ्रेंड्स इलेक्शन ऑफ वाइस प्रेसिडेंट की बात की गई। 67 में टर्म ऑफ द ऑफिस ऑफ वाइस प्रेसिडेंट बताया गया है। और आर्टिकल 68 की बात करें तो यहाँ पे टाइम ऑफ होल्डिंग इलेक्शन टू फिल वैकेंसी इन द ऑफिस ऑफ वाइस प्रेसिडेंट एंड द टर्म ऑफ ऑफिस ऑफ पर्सन इलेक्टेड टू फिल कैजुअल वैकेंसी, तो इसकी बात की गई है आर्टिकल 68 में। तो ये डिफरेंट यहाँ पे आर्टिकल्स हैं जो रिलेटेड हैं वाइस प्रेसिडेंट से। यहाँ पे मैं अगर आपको बताऊँ कि मोस्ट इंपॉर्टेंट कौन सा है तो आर्टिकल 63 और 64 आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, एग्जाम में जो है ये दोनों काफ़ी रिपीट होते हैं। 64 तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, तो इसको आप डबल स्टार कर लीजिएगा। तो फ्रेंड्स आई होप आपको इस क्वेश्चन से सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स क्लियर हैं। तो आप देख रहे हैं इस तरीके से हम जो भी यहाँ पे डिटेल में है क्वेश्चन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंट्स उनको डिस्कस करेंगे। तो आपको पूरे वीडियो के एंड तक बने रहना है और फ्रेंड्स इस सीरीज़ को भी आपको कंटिन्यूसली देखना है, आपके एग्जाम के लिए काफ़ी बेनिफिशियल होने वाला है। चलिए, आपका अगला क्वेश्चन यहाँ पे आया था, अकबरनामा वॉज रिटन बाई। तो यहाँ पे आपको बताना है कि अकबरनामा किसके द्वारा लिखा गया है। तो यहाँ पे बात करें अकबरनामा की, फ्रेंड्स इसको लिखा गया है अबुल फजल के द्वारा। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है। और अगर आपसे पूछा जाए कि अकबरनामा को कौन से लैंग्वेज में लिखा गया तो इसको लिखा गया है पर्शियन लैंग्वेज में। इट इज़ अ 3 पार्ट बायोग्राफी ऑफ थर्ड मुगल एम्परर अकबर। तो तीसरे मुगल एम्परर अकबर की जो है ये 3 पार्ट बायोग्राफी बुक है जिसको अबुल फजल ने लिखी है। फ्रेंड्स कुछ और इम्पॉर्टेंट यहाँ पे जो भी मिडाइवल हिस्ट्री से इंपॉर्टेंट बुक्स हैं उनको डिस्कस कर लेते हैं, राइटर्स हैं। तो यहाँ पे देखिए राइटर्स और उनके बुक्स हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। पहले आप देख सकते हैं मिनहाज उस सिराज, इन्होंने लिखा है तबकाते नसीरी। चांद बरदोई ने लिखा है फ्रेंड्स पृथ्वीराज रासो, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट बाबर ने लिखा है तुजुक-ए बाबरी और दीवान। नेक्स्ट है गुलबदन बेगम, इन्होंने लिखा है हुमायूं नामा। जहांगीर ने लिखा है फ्रेंड्स तुजुक-ए जहांगीर। आमिर खुसरो ने लिखा है, यहाँ पे आप देख सकते हैं किरण हुसैन। इसके अलावा खज़ाइनुल फतह और तुगलक नामा। अलबर्नी ने लिखा है यहाँ पे फ्रेंड्स तहकीक हिंद, और इब्न बतूता के द्वारा लिखा गया बुक रहला। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट बुक्स हो गए, और भी कुछ बुक्स हैं उनको भी देख लीजिए। फ़िरोज़ शाह तुगलक ने लिखा है, देखिए फतूहत ए फ़िरोज़ शाही। भीमसेन ने लिखा है नुस्खा ए दिलखुशा। दारा शिकोह ने लिखा है भगवद गीता, शेर अकबर और योगावस्तिस्ता। नेक्स्ट है अबुल फजल, अभी हमने डिस्कस किया, इन्होंने लिखा है फ्रेंड्स यहाँ पे आप देख सकते हैं बहार दमिश, कलीला, दिमना और राजमनामा। नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट कृष्णदेव राय, इन्होंने लिखा है फ्रेंड्स अमुक्त माल्यदा, वेरी इंपॉर्टेंट, ये एग्जाम में काफ़ी बार रिपीट होता है। नेक्स्ट है जम्बाती कल्याणम। तो ये दोनों बुक्स कृष्णदेव राय जी के द्वारा लिखे गए हैं। तेनाली राम कृष्ण के द्वारा लिखा गया है पांडुरंग महात्म्यता। जय सिंह सूर्य ने लिखा है फ्रेंड्स हमीर मर्दान। तुलसीदास के द्वारा लिखा गया विनय पत्रिका, रामचरित्र मानस और बरवाए रामायणा। और नेक्स्ट है कबीर, तो कबीर जी के द्वारा लिखा गया फ्रेंड्स यहाँ पे आप देख सकते हैं सखी, बिजक, रेखता और ज्ञान सागर। ओके, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट राइटर्स और उनके बुक्स हमने यहाँ पे डिस्कस किए। तो आपको यहाँ पे अगर मोस्ट इंपॉर्टेंट बताया जाए तो देखिए चांद बरदोई, बाबर, गुलबदन बेगम, नेक्स्ट जहांगीर, इसके अलावा बात करें इब्न बतूता, और यहाँ पे देखें तो तुलसीदास वेरी इंपॉर्टेंट, कृष्णदेव राय वेरी इंपॉर्टेंट, और यहाँ पे दारा शिकोह। तो आपको ये तो अच्छे से याद रखने ही रखने हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु अमंग द फॉलोइंग वॉज एसोसिएटेड विद द आज़ाद हिंद फौज एज इट्स फाउंडर। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, देखिए निम्नलिखित में से कौन आज़ाद हिंद फौज से जुड़े हैं। तो यहाँ पे एज अ फाउंडर आज़ाद हिंद से जो जुड़े हैं वो हैं फ्रेंड्स रास बिहारी बोस और कैप्टन मोहन सिंह। ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी राइट आंसर हो जाएगा, बोथ ए एंड बी, तो दोनों ने ही यहाँ पे फॉर्मेशन की थी आज़ाद हिंद फौज की। तो इसके बारे में डिटेल में डिस्कस करें तो देखिए फ्रेंड्स आज़ाद हिंद फौज ही जो है यहाँ पे लेटर ऑन जो है बना था इंडियन नेशनल आर्मी। तो इसके बारे में थोड़ा डिटेल में डिस्कस करें। देखिए आज़ाद हिंद फौज वॉज फॉर्म्ड बाई राज बिहारी बोस एंड कैप्टन मोहन सिंह। आज़ाद हिंद फौज मीन्स इंडियन नेशनल आर्मी। तो जैसे मैंने आपको बताया कि आज़ाद हिंद फौज ही जो है अभी फ़िलहाल हमारी इंडियन नेशनल आर्मी है। इसको फॉर्म किया गया था कब, 1942 में इंडियन नेशनलिस्ट्स के द्वारा वर्ल्ड वॉर 2 के दौरान। ओके, बट फ्रेंड्स लेटर ऑन जो है ये जो पहला हमारा इंडियन नेशनल आर्मी था ये डिसबैंड हो गया था, कोलैप्स हो गया था, ख़त्म हो गया था। इसको फिर रिवाइव किसने किया है, फिर से किसने इसे रिवाइव किया, ये लाया गया रिटर्न सुभाष चंद्र बोस जी के द्वारा। तो अगर आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि हु रिवाइव्ड आज़ाद हिंद फौज, तो उसका राइट आंसर हो जाएगा सुभाष चंद्र बोस, राइट। तो 1943 में इन्होंने रिवाइव किया था आज़ाद हिंद फौज को, और इसका लेटर ऑन नाम जो है ये इंडियन नेशनल आर्मी हो गया है। तो आई होप फ्रेंड्स आपको ये सारे पॉइंट्स क्लियर हैं। तो फ्रेंड्स अब बात आई है सुभाष चंद्र बोस जी की, तो इनके बारे में बात करें तो 23 जनवरी
इनका बर्थ एनिवर्सरी होता है और इस दिन को मनाया जाता है एज़ पराक्रम दिवस। तो अगर आपसे एग्ज़ाम में पूछा जा रहा है कि पराक्रम दिवस कब मनाया जाता है, तो ये 23 जैन को मनाया जाता है। ठीक है, तो आई होप आपको ये भी पॉइंट सारे क्लियर हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा, विच वन ऑफ द फॉलोइंग कलर्स हैज़ द लॉन्गेस्ट वेवलेंथ। तो इनमें से कौन सा ऐसा रंग है जिसका जो वेवलेंथ है वो सबसे लंबा होता है। तो इसका जो राइट आंसर है फ्रेंड्स ये हो जाएगा रेड। ठीक है, रेड यहाँ पे जो लाइट होती है इसका वेवलेंथ सबसे हाईएस्ट होता है, लॉन्गेस्ट होता है। ठीक है, आप देख सकते हैं यहाँ पे इमेज में, यहाँ पे वायलेट कलर इसका वेवलेंथ कितना है 380 to 450 नैनोमीटर, और वहीं बात करें रेड का कितना है, ये है 620 to 750 नैनोमीटर। तो यहाँ पे अगर आपसे एग्जाम में पूछा जा रहा है कि लॉन्गेस्ट वेवलेंथ किसका है, तो राइट आंसर रेड हो जाएगा। वहीं फ्रेंड्स बात करें अगर आपसे पूछा जा रहा है कि यहाँ पे सबसे लंबी फ्रिक्वेंसी किसकी होती है। ठीक है, अगर फ्रिक्वेंसी की बात आपसे अगर पूछी जा रही है तो वेवलेंथ का क्वाइट अपोजिट होता है फ्रीक्वेंसी। वेवलेंथ जिसका सबसे ज़्यादा होगा उसकी सबसे कम फ्रीक्वेंसी होगी। तो क्योंकि यहाँ पे रेड की सबसे ज़्यादा वेवलेंथ है, सबसे कम जो यहाँ पे फ्रीक्वेंसी होगी ये होगी रेड की, और सबसे ज़्यादा फ्रीक्वेंसी किसकी होगी, ये होगी वायलेट की। तो हम अभी बात कर रहे हैं विबज्योर में जो 7 कलर्स होते हैं उनमें मैं आपको बता रही हूँ। तो रेड की जो यहाँ पे फ्रीक्वेंसी है सबसे लोएस्ट है और वायलेट की सबसे हाईएस्ट है। क्या फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ की बात करें तो रेड की वेवलेंथ सबसे हाईएस्ट होती है। ठीक है, इसके अलावा यहाँ पे एक और क्वेश्चन अराइज होता है, आप देख सकते हैं वाई आर डेंजर सिग्नल्स रेड इन कलर। तो आपने देखा होगा जो डेंजर सिग्नल्स होते हैं यहाँ पे आपके लिए इमेज शो कर रहे हैं, इसके अलावा जो यहाँ पे ट्रैफिक सिग्नल्स होते हैं ये रेड कलर में होते हैं। तो ऐसा क्यों होता है कि ये रेड कलर में होते हैं, तो देखिए क्योंकि रेड कलर की जो यहाँ पे वेवलेंथ है ये सबसे ज़्यादा है तो ये काफ़ी दूर तक दिखता है, राइट। इसीलिए यहाँ पे जो डेंजर सिग्नल्स होते हैं या फिर ट्रैफिक सिग्नल्स होते हैं इनका जो कलर होता है ये रेड कलर होता है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन भी एग्जाम में पूछा जाता है तो आपको ये यहाँ पे ध्यान रखना है। आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट देखिएगा, ओम इज़ द यूनिट ऑफ। तो ओम इनमें से किसकी इकाई है। तो ओम फ्रेंड्स यूनिट होता है यहाँ पे, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस। ठीक है, इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस का जो यहाँ पे यूनिट है ये होता है ओम। और एक और होता है फ्रेंड्स मो, ये किसका होता है यूनिट, ये होता है कंडक्टेंस का यूनिट। इसके अलावा बात करें पोटेंशियल, तो पोटेंशियल का यहाँ पे वोल्ट होता है यूनिट। करंट का यूनिट एम्पियर होता है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट यूनिट्स आपके लिए हो गए। इसके अलावा और भी कुछ डिस्कस कर लेते हैं। तो अगर आपसे पूछा जाए कि टेम्परेचर का यूनिट क्या होता है, एसआई यूनिट, तो ये होता है केल्विन। ठीक है, नेक्स्ट बात करेंगे फोर्स, तो फोर्स का यूनिट होता है न्यूटन। नेक्स्ट बात करें यहाँ पे फ्रेंड्स हम स्पीड, तो स्पीड को हम मेजर करते हैं मीटर पर सेकेंड से। नेक्स्ट है पावर, तो पावर का यहाँ पे यूनिट वॉट होता है। फ्रीक्वेंसी की बात करें, अभी हमने फ्रीक्वेंसी की बात की थी, तो फ्रीक्वेंसी का जो यूनिट होता है ये हर्ट्ज होता है। नेक्स्ट बात करें इंडक्टेंस, वेरी इंपॉर्टेंट, तो इंडक्टेंस इसका यूनिट है हेनरी। नेक्स्ट है फ्रेंड्स ल्यूमिनस फ्लक्स, ये अगर पूछा जा रहा है तो ल्यूमिनस फ्लक्स का जो यूनिट होता है ये होता है ल्यूमिन। ठीक है, एक और इम्पॉर्टेंट बता दूँ, प्रेशर, प्रेशर का यूनिट होता है पास्कल। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट यूनिट्स हैं आपके लिए, और भी हैं यूनिट्स, आगे आगे हम जब ये सीरीज़ को कंटिन्यू करेंगे तो और भी डिस्कस करेंगे। फिलहाल जो है आप अभी इतने याद रखिए। ठीक है, तो हमने यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट यहाँ पे आपको एक्सप्लेन किए हैं। अगला क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग लिस्ट ऑफ 4 प्लैनेट्स इन आवर सोलर सिस्टम इज अरेंज्ड अकॉर्डिंग टू देयर डिस्टेंस फ्रॉम सन। तो हमारे सौर मंडल में 4 ग्रहों की निम्नलिखित सूचियों में से कौन सी सूची सूर्य से उनकी दूरी के अनुसार व्यवस्थित है। तो आपको यहाँ पे ऑर्डर में अरेंज करना है और बताना है कौन सा इनमें से करेक्ट है। ठीक है, तो फ्रेंड्स यहाँ पे बात करें, सबसे पहले आप देख सकते हैं सन के बाद जो यहाँ पे फर्स्ट प्लैनेट आता है ये आता है मर्क्यूरी, इसके बाद आता है वीनस, फिर अर्थ और फिर मार्स। तो यहाँ पे आप ऑप्शन नंबर ए में देख पा रहे हैं ये इस तरीके से अरेंज्ड है, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। इसके आगे आप देख सकते हैं यहाँ पे एस्ट्रॉइड बेल्ट आता है, और एस्ट्रॉइड बेल्ट के बाद यहाँ पे नेक्स्ट मार्स के बाद आता है जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस और नेपच्यून। ठीक है, तो इस तरीके से जो है सारे यहाँ पे प्लैनेट्स अरेंज्ड हैं इन आवर सोलर सिस्टम। तो कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो फ्रेंड्स यहाँ पे आप देख रहे हैं मार्स, मार्स को जो है रेड प्लैनेट कहा जाता है। ठीक है, इसके अलावा वीनस की बात करें तो इसको अर्थ का ट्विन कहा जाता है, और इसके अलावा अर्थ के ट्विन होने के अलावा फ्रेंड्स हॉटेस्ट प्लैनेट अगर आपसे पूछा जा रहा है तो ये भी वीनस होता है। ओके, हमारे अर्थ को कहा जाता है ब्लू प्लैनेट। स्मॉलेस्ट प्लैनेट अगर आपसे पूछा जा रहा है तो ये होता है मर्क्यूरी, और नियरेस्ट प्लैनेट तो अगर आपसे सन पूछा जा रहा है,
ठीक है, ध्यान रखिए नियरेस्ट प्लैनेट टू सन पूछा जा रहा है तो मर्क्यूरी है, और नियरेस्ट प्लैनेट टू अर्थ पूछा जा रहा है तो वीनस होगा या फिर मार्स होगा। ओके, तो हमने डिस्कस किया हॉटेस्ट प्लैनेट कौन सा है, हॉटेस्ट प्लैनेट यहाँ पे वीनस है। तो यहाँ पे जो कोल्डेस्ट अगर आपसे पूछा जा रहा है तो फ्रेंड्स नेपच्यून जो होता है ना ये कोल्डेस्ट प्लैनेट है। इसके अलावा बिगेस्ट अगर पूछा जा रहा है तो जुपिटर सबसे बिगेस्ट होता है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट यहाँ पे पॉइंट्स हो गए सारे प्लैनेट से। आई होप आपको फ्रेंड्स ये सारे पॉइंट्स क्लियर हैं। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पे आता है, म्यांमार वॉज सेपरेटेड फ्रॉम इंडिया इन द ईयर। तो म्यांमार इंडिया से कब सेपरेट हुआ है, किस ईयर में सेपरेट हुआ है, तो ये सेपरेट हुआ है इन द ईयर 1937। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। यहाँ पे देखिए ब्रिटिश पार्टीशन बर्मा फ्रॉम इंडिया इन 1937 इन ऑर्डर टू वीकन द बर्मीज़ नेशनलिस्ट मूवमेंट। तो यहाँ पे बर्मीज़ नेशनलिस्ट मूवमेंट को वीकन करने, कमज़ोर करने के लिए 1937 में जो है ब्रिटिश ने बर्मा को, जो प्रेजेंट हमारा म्यांमार है, इसे इंडिया से सेपरेट किया था। नेक्स्ट देखिए, द गवर्नमेंट ऑफ बर्मा एक्ट 1935 कन्फर्म दैट सेपरेशन वुड अकर ऑन April 1, 1937। तो अगर आपसे पूछा जाए क्वेश्चन कि कौन से बर्मा एक्ट यानी कौन से गवर्नमेंट ऑफ बर्मा एक्ट से ये सेपरेट हुआ है, तो 1935 के एक्ट से ये सेपरेट हुआ है। बट ईयर अगर आपसे स्पेसिफिकली पूछा जा रहा है तो 1937 में जो है म्यांमार इंडिया से सेपरेट हुआ है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, हु वाज द ऑथर ऑफ रिलीजन ऑफ मैन। तो बुक का नाम यहाँ पे आप देख रहे हैं रिलीजन ऑफ मैन। ठीक है, इस बुक को जो है लिखा गया है रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। फ्रेंड्स, रविंद्रनाथ टैगोर जी को जो है 1913 में नोबेल प्राइज़ दिया गया था लिटरेचर में। ठीक है, अगर आपसे पूछा जाए तो 1913 में जो है इन्हें लिटरेचर में नोबेल प्राइज़ दिया गया है। इसके अलावा इनके जो नोटेबल वर्क्स हैं उनकी बात करें तो वो हो जाते हैं गीतांजलि, काफ़ी रिपीट होते हैं एग्जाम में तो आपको इसलिए ये याद रखने हैं। नेक्स्ट बात करें तो अमर सोनार बांग्ला। ठीक है, ये इनके नोटेबल वर्क्स हैं। तो आप ये पॉइंट्स को अबाउट रविंद्रनाथ टैगोर याद रखिए। आगे बढ़ेंगे, बाकी ऑप्शंस की बात करें तो महात्मा गांधी से रिलेटेड बुक्स की बात करें तो इन्होंने लिखा है हिंद स्वराज। नेक्स्ट बात करिए माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ। ठीक है, माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ बुक जो है ये लिखा है महात्मा गांधी जी ने। इसके अलावा इंडिया ऑफ माई ड्रीम्स भी जो है, इंडिया ऑफ माई ड्रीम्स, ये बुक भी महात्मा गांधी जी के द्वारा लिखी गई है। नेक्स्ट बात करेंगे यहाँ पे सर्वपल्ली राधाकृष्णन के बारे में। तो इन्होंने एक फेमस बुक लिखी थी द हिंदू व्यू ऑफ लाइफ। ठीक है, द हिंदू व्यू ऑफ लाइफ। फ्रेंड्स, ये सारे क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे जाते हैं, इसलिए मैं आपको ये सब बता रही हूँ। तो आपको ये सब कुछ अच्छे से नोट डाउन कर लेना है, आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट यहाँ पे देखिए अरबिंदो घोष की बात करें तो इन्होंने लिखा है द लाइफ डिवाइन नामक बुक को। तो इनसे रिलेटेड जो भी मोस्ट इंपॉर्टेंट बुक्स हैं वही मैं आपको बता रही हूँ। द लाइफ डिवाइन, इस बुक को अरबिंदो घोष ने लिखा है और सर्वपल्ली राधाकृष्णन के द्वारा लिखा गया है द हिंदू व्यू ऑफ लाइफ। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, कलहारी डेजर्ट इज़ इन द कंट्री ऑफ। तो यहाँ पे कलहारी डेजर्ट जो है ये कौन से देश में है, इसका राइट आंसर हो जाएगा साउथ अफ्रीका। ठीक है, साउथ अफ्रीका में है कलहारी डेजर्ट, देख सकते हैं इस एरिया में ये प्रेजेंट है। अगला क्वेश्चन, द हेड ऑफिस ऑफ एशियन डेवलपमेंट बैंक इज़ लोकेटेड इन। तो एशियाई विकास बैंक का प्रधान कार्यालय कहाँ पर स्थित है। तो एशियन डेवलपमेंट बैंक का जो हेडक्वार्टर है ये लोकेटेड है मनीला, फिलीपींस में। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। बात कर लेते हैं एशियन डेवलपमेंट बैंक की। यहाँ पे देख लीजिए, इसको स्टैब्लिश किया गया 19 दिसंबर 1966 को। हेडक्वार्टर मनीला, फिलीपींस में है और इसके चेयरमैन कौन है, इसके प्रेजेंट में जो चेयरमैन है ये है मसात्सुगु अस्कावा। आपका अगला क्वेश्चन, इन विच वे सारनाथ इज़ एसोसिएटेड विथ लॉर्ड बुद्धा। तो सारनाथ भगवान बुद्ध से किस प्रकार जुड़ा हुआ है। तो यहाँ पे फ्रेंड्स पहला सरमन जो है इन्होंने प्रीच किया था बुद्धा ने। तो ऑप्शन नंबर डी जो है राइट आंसर हो जाएगा, ही प्रीच्ड हिज फर्स्ट सरमन देयर। तो बात कर लेते हैं फ्रेंड्स बुद्धा के बारे में। देखिए लॉर्ड बुद्धा, इनका जो इनिशियली जो नेम था ये था सिद्धार्थ गौतम। ठीक है, सिद्धार्थ गौतम इनका नाम था, यहाँ पे मैं आपके लिए मेंशन कर रही हूँ। इनका जन्म कब हुआ था, इनका जन्म हुआ था 563 BCE में। कहाँ पर, लुम्बिनी में। ठीक है, प्रेजेंट डे ये नेपाल में है। इसके अलावा इनकी लाइफ साइकिल की बात करें तो फ्रेंड्स इन्होंने एनलाइटमेंट जो है अटेन की थी। कहाँ पर, ये इन्होंने अटेन किया था बोध गया बिहार में। ठीक है, बोध गया बिहार में इन्होंने एनलाइटमेंट अटेन की। इन्होंने अपना फर्स्ट सरमन कहाँ पे दिया, अभी हमने क्वेश्चन में डिस्कस किया, फर्स्ट सरमन इन्होंने दिया था यहाँ पे सारनाथ में। इसके अलावा देखिए एनलाइटमेंट अटेन की थी बोध गया में। ट्री अगर पूछा जाए तो बोधि ट्री के नीचे। ठीक है,
तो एनलाइटमेंट बोधगया में बोधि ट्री के नीचे, और फर्स्ट सरमन जो है इन्होंने सारनाथ में दिया था। इसके बाद बात करें तो इनका डेथ जो है फ्रेंड्स ये हुआ था कुशीनगर में। ठीक है, तो ये 3 पॉइंट्स आपके एग्ज़ाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं। चलिए आगे बढ़ेंगे और आपका अगला क्वेश्चन, येन इज़ द करेंसी ऑफ। येन कहाँ की करेंसी है? येन की बात करें तो ये करेंसी है जापान की। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। इसके अलावा बात करें रशिया, तो रशिया का जो यहाँ पे करेंसी होता है ये होता है रूबल। ठीक है, रूबल करेंसी है रशिया की। पाकिस्तान की करेंसी पाकिस्तानी रुपी होती है, और फ्रांस में यूरो। ठीक है, ये यहाँ की करेंसी हो गई। जापान हमने डिस्कस कर लिया। इसके अलावा और आपको बताऊँ तो मैं यहाँ पे देख लीजिए कोरिया, कोरिया में करेंसी होती है वॉन। ठीक है, स्वीडन में यूज़ किया जाता है क्रोना, यूके में यूज़ किया जाता है पाउंड स्टर्लिंग। ठीक है, पाउंड स्टर्लिंग को कहाँ पे यूज़ किया जाता है? यूके में। नेक्स्ट डॉलर, डॉलर देखिए फ्रेंड्स यूएस में है, फिजी में है, राइट। नेक्स्ट है बात, ये बात कहाँ पे यूज़ होता है? ये होता है यूज़ थाईलैंड में। इसके अलावा होता है पेसो, पेसो कहाँ पे यूज़ होता है? ये चील में यूज़ होता है। इसके अलावा मेक्सिको में भी यूज़ होता है, और कोलंबिया में भी पेसो ही यूज़ किया जाता है, राइट। तो यहाँ पे ये कुछ इंपॉर्टेंट करेंसीज हो गए। आपका अगला क्वेश्चन आता है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इंडियन स्टेट हैज़ द लॉन्गेस्ट कोस्ट लाइन। तो सबसे लॉन्गेस्ट कोस्ट लाइन इनमें से, यानी कि भारतीय राज्य की इनमें से कौन सा भारतीय राज्य है जिसकी तट रेखा सबसे लंबी है? इसका राइट आंसर हो जाएगा गुजरात। पिक्चर में आप देख सकते हैं सबसे लॉन्गेस्ट जो यहाँ पे कोस्ट लाइन होती है ये होती है गुजरात की। इसके बारे में देखिए डिटेल में, गुजरात हैज़ द लॉन्गेस्ट कोस्ट लाइन इन इंडिया। इट्स लेंथ इज 1600 किलोमीटर्स, ऑलमोस्ट 24% ऑफ द इंडियन सी कोस्ट। तो यहाँ पे इंडियन सी कोस्ट का जो 24% है ये ऑक्यूपाई करता है गुजरात। ये कवर करता है 1600 किलोमीटर्स ऑफ इंडियन कोस्ट लाइन, राइट। और इसके साथ ये बन जाता है लॉन्गेस्ट कोस्ट लाइन वाला स्टेट। सेकेंड लार्जेस्ट कोस्ट लाइन अगर पूछा जाए तो ये है आंध्र प्रदेश, और लोएस्ट कोस्ट लाइन अगर आपसे पूछा जा रहा है तो ये है गोवा, जिसको कवर करता है सिर्फ 157 किलोमीटर्स को। इसके अलावा आपसे एग्जाम में ये भी पूछा जा सकता है कि कौन कौन से ऐसे इनमें से स्टेट्स हैं जो कोस्ट लाइन को यहाँ पे टच करते हैं। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे वेस्ट बंगाल, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, केरला, कर्नाटका, गोवा, महाराष्ट्र और गुजरात, यानी कि टोटल 9 ऐसे स्टेट्स हैं जो कि कोस्ट लाइन स्टेट्स हैं, राइट। तो ये पॉइंट यहाँ पे आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। आगे बढ़ेंगे फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए, ग्रीन कलर प्लांट्स इज ड्यू टू द प्रेजेंट ऑफ। तो यहाँ पे ग्रीन कलर यानी कि जो पौधों में हरा रंग होता है ये किस वजह से होता है, किसके प्रेजेंस की वजह से होता है? तो यहाँ पे क्लोरोफिल्स की प्रेजेंस की वजह से जो है ना, जो लीफ होता है उसका कलर होता है ग्रीन। यहाँ पे आप देख सकते हैं इस तरीके से जो ग्रीन पिगमेंट्स होते हैं ये क्लोरोफिल कहलाते हैं। इसकी वजह से जो कलर होता है लीव्स का ये ग्रीन होता है। और फ्रेंड्स यही जो क्लोरोफिल है ये हेल्प करते हैं फोटोसिंथेसिस में। ठीक है, तो जब अपना प्लांट्स फूड बनाता है तो ये अपने प्रोसेस फोटोसिंथेसिस से फूड को यहाँ पे प्रिपेयर करता है। यहाँ पे क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड के यहाँ पे यूज़ से इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट प्रोड्यूस होता है ग्लूकोज एंड ऑक्सीजन। ठीक है, तो ये फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस हो गया। आगे हम डिटेल में इसके बारे में भी डिस्कस करेंगे। अगला क्वेश्चन, अमंग द फॉलोइंग सिटीज़ विच वन इज़ द नियरेस्ट टू ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। तो इनमें से ऐसा कौन सा शहर है जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से सबसे क्लोज है, ये आपको बताना है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे आप पिक्चर में देख सकते हैं जो ऑप्शंस हैं उसके हिसाब से भी आप यहाँ पे गेस कर सकते हैं। देखिए ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कुछ इस तरीके से पास होता है, और यहाँ पे जो कोलकाता है ये सबसे यहाँ पे नियर में है। तो मतलब ऑप्शंस में बता रही हूँ, तो कोलकाता जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके अलावा पूछा जाए अगर आपसे कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कौन कौन से स्टेट से पास होता है, तो टोटल 8 स्टेट्स हैं जहाँ से ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पास होता है। पहला है गुजरात, नेक्स्ट राजस्थान है, फिर मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, नेक्स्ट बात करें वेस्ट बंगाल, और है फ्रेंड्स त्रिपुरा और मिज़ोरम। ठीक है, तो ये 8 स्टेट्स हैं जहाँ से ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पास करता है। और वहीं अगर आपसे पूछा जाए कि फ्रेंड्स ऐसा कौन सा रिवर है जिससे ट्रॉपिक ऑफ कैंसर 2 बार क्रॉस करता है, तो वो है माही रिवर। ठीक है, माही रिवर जो कि वेस्ट फ्लोइंग रिवर है, इस तरीके से फ्लो करता है। तो माही रिवर को 2 टाइम जो है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर टच करता है, एक बार मध्य प्रदेश में और जो सेकेंड है ये गुजरात में। तो मध्य प्रदेश और गुजरात में 2 बार जो है माही रिवर को ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पास करता है। और ये स्टेट्स आपको याद रखना है, एग्जाम में आपको ऑप्शंस में 4 में से जो एक है वो और दिया जाएगा, और पूछा जाएगा कि इनमें से कौन सा ऐसा स्टेट है जहाँ से ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पास नहीं करता। ऐसे क्वेश्चंस आते हैं एग्जाम में, तो ये आपके लिए क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको डबल स्टार भी कर लीजिए, काफ़ी बार ये क्वेश्चन देखा गया है एग्जाम्स में।
आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इज़ द हाईएस्ट गैलेंट्री अवार्ड। तो सर्वोच्च वीरता पुरस्कार इनमें से कौन सा है? तो ये है फ्रेंड्स परमवीर चक्र। तो ये सारे इंडिया के गैलेंट्री अवार्ड्स यहाँ पे आप देख सकते हैं, परमवीर चक्र, महावीर चक्र, वीर चक्र, अशोक चक्र, कीर्ति चक्र और शौर्य चक्र। तो यहाँ पे हाईएस्ट गैलेंट्री अवार्ड जो है ये है परमवीर चक्र। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, सती सिस्टम वॉज अबॉलिश्ड बाई। तो सती प्रथा को समाप्त किसने किया था? ये फ्रेंड्स रिसेंटली जो यहाँ पे CHSL का एग्ज़ाम हुआ है वहाँ पे ये क्वेश्चन पूछा गया था 2024 के CHSL एग्ज़ाम में कि सती सिस्टम को किसने अबॉलिश किया था। तो इसका जो राइट आंसर है फ्रेंड्स ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, लॉर्ड विलियम बेंटिक। ठीक है, इन्होंने जो है सती सिस्टम को अबॉलिश किया था, ख़त्म किया था। है क्या, देखिए, द बंगाल सती रेगुलेशन वॉज पास्ड बाय द देन गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया लॉर्ड विलियम बेंटिक ऑन 4 दिसंबर 1829, मेकिंग द प्रैक्टिस ऑफ सती इलीगल इन ऑल द ब्रिटिश इंडिया। तो यहाँ पे गवर्नर जनरल उस टाइम पे कौन थे? लॉर्ड विलियम बेंटिक। कब? 1829 में, जब यहाँ पे सती सिस्टम को जो है ख़त्म किया गया था उनके द्वारा। तो इन्होंने सती प्रथा को जो है इलीगल घोषित कर दिया था। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन, मोरारजी देसाई बिकेम द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया इन द ईयर। तो मोरारजी देसाई किस वर्ष भारत के प्रधानमंत्री बने थे? ये बने थे फ्रेंड्स प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया इन द ईयर 1977। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। यहाँ पे आप सारे जो प्राइम मिनिस्टर्स हैं उनको देख सकते हैं, इंडिया के सारे प्राइम मिनिस्टर्स, उनकी लिस्ट मैंने यहाँ पे आपके लिए प्रोवाइड की है। आप देख सकते हैं मोरारजी देसाई 1977 से लेकर 1979 यानी कि 2 ईयर्स के लिए प्राइम मिनिस्टर थे इंडिया के। बाकी सारे प्राइम मिनिस्टर को भी डिस्कस करें तो पहले प्राइम मिनिस्टर थे जवाहरलाल नेहरू, देन लाल बहादुर शास्त्री, इंदिरा गांधी, मोरारजी देसाई, चरण सिंह, राजीव गांधी, VP सिंह, चंद्रशेखर, PV नरसिम्हा राव, अटल बिहारी वाजपेयी, HD देवगौड़ा, इंदर कुमार गुजराल, डॉक्टर मनमोहन सिंह और फिर नरेंद्र मोदी। तो यहाँ पे इस तरीके से ये पूरा सीरीज़ है प्राइम मिनिस्टर्स ऑफ इंडिया फ्रॉम 1947 टू अभी तक। ठीक है, 2014 यहाँ पे मेंशन है अभी, यानी कि 2024 में भी हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी हैं। तो ये थर्ड यहाँ पे टर्म में प्राइम मिनिस्टर बने हैं हमारे इंडिया के। तो ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं बता दूँ, करंट अफेयर से इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि पहले बार, मतलब ये जवाहरलाल नेहरू के बाद ऐसे पहले प्राइम मिनिस्टर है जो कि थर्ड टर्म में प्राइम मिनिस्टर बन रहे हैं हमारे इंडिया के। ओके, अगला क्वेश्चन, विथ विच स्पोर्ट्स इज गीत सेठी एसोसिएटेड। तो गीत सेठी इनमें से किस खेल से जुड़े हैं? तो यहाँ पे बिलियर्ड्स प्लेयर है फ्रेंड्स गीत सेठी। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। इसके अलावा इनके बारे में देखिए, ही वॉज द रेसिपिएंट ऑफ इंडियाज़ हाईएस्ट स्पोर्टिंग अवार्ड मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड इन 1992-93। तो जो यहाँ पे इंडिया का हाईएस्ट स्पोर्ट्स का अवार्ड है मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड, इनसे इन्हें नवाजा गया है 1992-93 के टाइम पे। वेरी इंपॉर्टेंट पिक्चर आप देख सकते हैं, ये हैं गीत सेठी, बिलियर्ड्स प्लेयर हैं। अगला क्वेश्चन आता है आपका फ्रेंड्स यहाँ पे, लॉ ऑफ जेनेटिक्स वर डिस्कवर्ड बाई। तो यहाँ पे आनुवंशिकी के नियमों की खोज किसके द्वारा की गई थी? तो लॉ ऑफ जेनेटिक्स को फ्रेंड्स यहाँ पे डिस्कवर किया गया था ग्रेगोर मेंडल के द्वारा। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है। तो इन्होंने पी प्लांट के ऊपर एक्सपेरिमेंट किया था और इससे जो है इन्होंने इनहेरिटेंस के यहाँ पे लॉज को बताया था, जेनेटिक्स के लॉज को एक्सप्लेन किया था। क्वेश्चन ऐसे भी एग्जाम में आता है कि यहाँ पे फादर ऑफ जेनेटिक्स ग्रेगोर मेंडल को कहते हैं, तो इन्होंने कौन से प्लांट के ऊपर अपना एक्सपेरिमेंट किया था? तो इन्होंने पी प्लांट के ऊपर जो है अपना एक्सपेरिमेंट किया था। इसके अलावा जैसे मैंने आपको बताया, इन्हें फादर ऑफ जेनेटिक्स के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट बात करें चार्ल्स डार्विन के बारे में। तो फ्रेंड्स इन्होंने थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन के बारे में बताया था। ठीक है, थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन के बारे में इन्होंने बताया था इनकी बुक में द ओरिजिन ऑफ स्पीशीज़ में। ठीक है, एग्जाम में ये भी पूछा जाता है कि ओरिजिन ऑफ स्पीशीज़ नामक बुक को किसके द्वारा लिखा गया है? तो ये चार्ल्स डार्विन ने लिखा है और इस बुक में इन्होंने जो है नेचुरल सिलेक्शन की थ्योरी को बताया था। नेक्स्ट बात करेंगे CV रामन के बारे में। तो फ्रेंड्स CV रामन जी ने स्कैटरिंग ऑफ लाइट के बारे में एक्सप्लेन किया था। ठीक है, स्कैटरिंग ऑफ लाइट का जो एक्सपेरिमेंट है ना, ये CV रामन जी के द्वारा बताया गया था और इनको जो है इसके लिए फिज़िक्स में नोबेल प्राइज़ भी दिया गया था 1930 में, राइट। और थॉमस अल्वा एडिसन की बात करें तो इन्होंने जो बल्ब है उसकी खोज की थी। बल्ब की खोज किसने की थी? ये की थी थॉमस अल्वा एडिसन ने। कब की थी? 1879 में जो है इन्होंने बल्ब को डिस्कवर किया था। चलिए, तो फ्रेंड्स आई होप आपको सारे पॉइंट्स क्लियर है। देखिए मोस्ट इंपॉर्टेंट यहाँ पे ऑप्शंस भी आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे हर एक डिटेल में आपको बता रही हूँ। तो अगर आपको वीडियो का क्वालिटी और हमारा कंटेंट अच्छा लग रहा है ना, तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ऐसे और भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के ऊपर हम आपके लिए क्वेश्चंस और जो
सीरीज़ है, वीडियोज़ हैं, ये लाते रहेंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग गैसेज मेक द मेजर प्रपोर्शन ऑफ एयर। तो निम्नलिखित में से कौन सी गैस वायु का प्रमुख भाग बनाती है। तो मेजर जो इसमें से प्रपोर्शन है एयर का, ये होता है नाइट्रोजन का। नाइट्रोजन जो है 78% प्रेजेंट होता है एयर में। इसके बाद बात करें तो ऑक्सीजन होता है, फिर आता है आर्गन, और उसके बाद आप देख सकते हैं जिनॉन, नियॉन, हाइड्रोजन, हीलियम, क्रिप्टॉन, कार्बन डाइऑक्साइड, ये 0.00 इस तरीके से प्रेजेंट होती है, बहुत ही माइन्यूट होती हैं। बट जो मेजर पोर्शन है वो होता है नाइट्रोजन का, फॉलोड बाई ऑक्सीजन। तो नाइट्रोजन 78% प्रेजेंट होता है और ऑक्सीजन 20% होता है। ओके, साथ में यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड भी आप याद रखिएगा, 0.038% जो है होता है कार्बन डाइऑक्साइड। नेक्स्ट रहेगा पंजशीर वैली विच इज़ वेरी फेमस इन टूरिस्ट इज सिचुएटेड इन। तो पंजशीर वैली ये कहाँ पे लोकेटेड है, ये लोकेटेड है अफ़गानिस्तान में। ऑप्शन नंबर ए फ्रेंड्स राइट आंसर है यहाँ पे। तो फ्रेंड्स आगे जाने से पहले मैं आपको बताना चाहूँगी हमारे पेड पीडीएफ के वेबसाइट के बारे में। ये है www.ravibookspdf.com। फ्रेंड्स यहाँ पे आपको रवि सर की जीके एंड करंट अफेयर्स की जो पीडीएफ्स है ना, हिंदी एंड इंग्लिश मीडियम दोनों में मिल जाएंगी। तो आप हमारे इस वेबसाइट में जा करके इनमें से कोई भी पीडीएफ्स को परचेज़ कर सकते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं आपके लिए मई का मंथली करंट अफेयर्स, जहाँ पे हमने 550+ वन लाइनर एंड MCQ क्वेश्चंस को कवर किया है, वो भी टॉपिक वाइज, वो आपको मिल जाएगा। साथ में लास्ट 5 मंथ्स का करंट अफेयर्स आपको यहाँ पे अवेलेबल किया गया है, और ईयरली करंट अफेयर्स का जो PDF है ये भी आपको यहाँ पे मिल जाएगा। फ्रेंड्स ईयरली PDF आपके SSC एग्ज़ाम्स के लिए काफ़ी बेनिफिशियल होने वाला है। तो अगर आपको ये चाहिए, अगर आप परचेज़ करना चाहते हैं, आप हमारे वेबसाइट को जाके इसे परचेज़ कर सकते हैं। राइट, चलिए टॉपिक पे वापस आएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, द कलिंगा प्राइज इज़ गिवन बाय विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनाइजेशन और वर्ल्ड बॉडीज़। तो यहाँ पे कलिंग पुरस्कार निम्नलिखित में से किस संगठन के द्वारा दिया जाता है। तो इसको फ्रेंड्स यूनेस्को के द्वारा दिया जाता है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। देखिए, द कलिंगा प्राइज फॉर द पॉपुलराइजेशन ऑफ साइंस इज़ एन अवार्ड गिवन बाय यूनेस्को फॉर एक्सेप्शनल स्किल इन प्रेजेंटिंग साइंटिफिक आइडिया। तो यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा है साइंस के फील्ड में दिया जाता है कलिंगा प्राइज़। किसके द्वारा स्टार्ट किया गया, किस कौन देता है, यूनेस्को इसे प्रोवाइड करता है। कब स्टार्ट किया गया, 1952 से इस अवार्ड को दिया जा रहा है। राइट, तो कुछ इस तरीके से कलिंगा प्राइज़ दिखता है। बात कर लेते हैं फ्रेंड्स, यहाँ पे बात आई है यूनेस्को की, तो इसके बारे में देखिए, यूनेस्को इसका फुल फॉर्म क्या है। यह यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल, साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, स्टैब्लिश किया गया 16 नवंबर 1945 को। हेडक्वार्टर पेरिस फ्रांस में है, और इसके जनरल सेक्रेटरी कौन है, ये हैं ऑन्द्रे अज़ौले। ठीक है, नेक्स्ट, द हेडक्वार्टर ऑफ इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस इज़ लोकेटेड इन। तो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय कहाँ पे स्थित है, इसका फ्रेंड्स हेडक्वार्टर लोकेटेड है द हेग में। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है। बात करें इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस के बारे में, तो इसको स्टैब्लिश किया गया था यूनाइटेड नेशंस चार्टर के द्वारा 1949 में, और ये वर्क करना यानी कि फंक्शन करना कब स्टार्ट किया है, अप्रैल 1946 में। हेडक्वार्टर द हेग नीदरलैंड्स में है, और इसके प्रेसिडेंट हैं नवाफ सलम। अगला क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट मैंशनड इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। तो यहाँ पे हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में किसकी बात नहीं की गई है। तो देखिए, UPSC के बारे में तो दिया गया है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में, फाइनेंस कमीशन भी है, बट प्लानिंग कमीशन जो 5 ईयर प्लान्स बनाते थे, इसके बारे में कहीं पे भी इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं दिया गया। तो ऑप्शन नंबर सी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा, प्लानिंग कमीशन। तो फ्रेंड्स प्लानिंग कमीशन को अब हटा दिया गया, और इसके जगह पे अभी जो है नीति आयोग को फॉर्म किया गया है 2015 में। नीति आयोग के बारे में फ्रेंड्स मैंने आपको फर्स्ट सीरीज़ में बताया हुआ है, अभी भी हम डिस्कस करेंगे, बट आपको ये पॉइंट यहाँ पे याद रखना है। इसके अलावा बाकी सारे ऑप्शंस की बात कर लें, तो फाइनेंस कमीशन की बात करें, तो यहाँ पे जो सेंटर और स्टेट की जो फाइनेंशियल रिलेशंस होती है, इसकी देखरेख जो है फाइनेंस कमीशन करता है। इसको 1951 में फॉर्म किया गया है। फाइनेंस कमीशन के बारे में भी मैंने आपको फर्स्ट सीरीज़ में बताया है, तो जाके आप सीरीज़ 1 अगर आपने नहीं देखा है ना, तो उसको ज़रूर देख लीजिएगा। UPSC की बात करें फ्रेंड्स, तो इसके बारे में भी हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में दिया गया है। स्टेट जो सर्विस कमीशन होती है वो भी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन है। इलेक्शन कमीशन की बात करें तो ये भी मेंशन है हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में। इसको 1950 में इस्टेब्लिश किया गया, ठीक है। इलेक्शन कमीशन को 1950 में इस्टेब्लिश किया गया है, और आर्टिकल 324 से लेकर के 329 में जो है पूरी इलेक्शन कमीशन की बात की गई है। इसके बाद यहाँ पे बात कर लेते हैं फ्रेंड्स नीति आयोग। जैसे मैंने आपको बताया, प्लानिंग कमीशन को हटा करके नीति आयोग को इस्टेब्लिश किया गया है, तो इसका फुल फॉर्म है नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया आयोग, ठीक है। नीति आयोग फाउंड किया गया जनवरी 1, 2015 को।
इसके CEO BVR सुब्रमण्यम हैं, वाइस चेयरमैन सुमन बेरी हैं और चेयरमैन इसके जो भी प्राइम मिनिस्टर होते हैं वही इसके चेयरमैन होते हैं, तो नरेंद्र मोदी इसके चेयरमैन हैं। नेक्स्ट रहेगा हु सेड स्वराज इज़ माई बर्थ राइट एंड आई विल हैव इट। तो यहाँ पे किसने ये कहा था कि स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसको लेकर रहूँगा। तो फ्रेंड्स ये जो कोटेशन है ना, ये जो आप देख रहे हैं स्लोगन, ये दिया गया है इनमें से बाल गंगाधर तिलक के द्वारा। देखिए बाल गंगाधर तिलक टुक द मूवमेंट टू डिफरेंट पार्ट्स ऑफ इंडिया पर्टिकुलरली इन पूना एंड बॉम्बे एंड इज फेमस एपिग्राम स्वराज इज़ माई बर्थ राइट एंड आई विल हैव इट हैड रिवोल्यूशनाइज्ड द मूवमेंट। तो ये जो यहाँ पे स्लोगन है ये बाल गंगाधर तिलक के द्वारा दिया गया है। आपका अगला क्वेश्चन, रस्टिंग ऑफ आयरन इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ। तो फ्रेंड्स रस्टिंग ऑफ आयरन यानी कि जब लोहे में जंग लगता है ना, ये इनमें से किस रिएक्शन का एग्जाम्पल आपको बताना है। तो ये एक रिडॉक्स रिएक्शन है जहाँ पे रिडक्शन भी होता है और ऑक्सीडेशन भी होता है, ठीक है। अब रिडक्शन और ऑक्सीडेशन क्या है यहाँ पे आप देख सकते हैं। देखिए तो यहाँ पे फ्रेंड्स ऑक्सीडेशन में ऑक्सीजन, यहाँ पे ऑक्सीजन गेन होता है, ठीक है, और रिडक्शन में ऑक्सीजन का लॉस होता है। तो ये होता है ऑक्सीडेशन और रिडक्शन। मैंने आपको जस्ट सिंपल यहाँ पे एक्सप्लेन करने के लिए बताया है, आपको यहाँ पे इसमें डिटेल में नहीं जाना है, बस आपको इतना पता होना चाहिए कि जो रस्टिंग ऑफ आयरन है, जब लोहे में जंग लगता है तो वहाँ पे ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों होता है। तो जब ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों होता है इसे हम रिडॉक्स रिएक्शन कहते हैं, ठीक है। रिडॉक्स में आप देख सकते हैं दोनों है, रिडक्शन एंड ऑक्सीडेशन। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये आयरन है जिसमें ऑक्सीजन के वाटर के प्रेजेंस में जो है यहाँ पे क्या हो रहा है, रस्टिंग हो रही है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन, हु वाज द ऑथर ऑफ महाभारत। महाभारत के लेखक कौन है। महाभारत को फ्रेंड्स इनमें से लिखा गया है वेद व्यास के द्वारा। तो देखिए महाभारत को ओरिजिनली जो है वेद व्यास के द्वारा लिखा गया है संस्कृत लैंग्वेज में। वेरी इंपॉर्टेंट, ध्यान रखिए संस्कृत लैंग्वेज में इसको लिखा गया है। इसके अलावा फ्रेंड्स वाल्मीकि ने लिखा है रामायण, और रामायण को भी जो है संस्कृत लैंग्वेज में लिखा गया है। इसके अलावा तुलसीदास ने लिखा है रामचरित्र मानस को, ओके। साथ में बात करें कालिदास, तो कालिदास के द्वारा लिखा गया है फ्रेंड्स इनमें से मेघदूत, ठीक है, मेघदूत इन्होंने लिखा है। इसके अलावा अभिज्ञान शाकुंतलम, ठीक है, ये भी जो है ये बुक लिखी गई है शाकुंतलम कालिदास के द्वारा। अभिज्ञान शाकुंतलम और मेघदूत ये दोनों कालिदास के द्वारा लिखी गई। वाल्मीकि जी ने लिखा है रामायण और तुलसीदास जी ने लिखा है रामचरित्र मानस, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री हैज़ द हाईएस्ट पॉपुलेशन इन द वर्ल्ड। तो निम्नलिखित में से किस देश की जनसंख्या विश्व में सबसे अधिक है। तो यहाँ पे फ्रेंड्स बात करें सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन जो है ये देखी जाती है इंडिया में। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। इसके अलावा सेकंड पोजीशन पे आता है फ्रेंड्स यहाँ पे चाइना, और थर्ड पोजीशन पे आता है यूएसए, और फोर्थ पोजीशन पे क्या है, इंडोनेशिया है। फर्स्ट फोर बस आप यहाँ पे याद रखिए। साथ में बात करें वर्ल्ड पॉपुलेशन डे कब मनाया जाता है, तो इसको हर साल जो है 11 जुलाई को मनाया जाता है वर्ल्ड पॉपुलेशन डे, ठीक है। साथ में इसको किसने इस्टेब्लिश किया था, यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम ने, यानी कि UNDP ने जो है 1989 में इस्टेब्लिश किया था वर्ल्ड पॉपुलेशन डे को। और साथ में 2024 में थीम क्या दिया गया है वर्ल्ड पॉपुलेशन डे का, ये है लीव नो वन बिहाइंड काउंट एवरीवन। वेरी इंपॉर्टेंट फ्रेंड्स, याद रखिए एग्जाम में पूछा जा सकता है ये क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, कोणार्क सन टेम्पल इज सिचुएटेड इन। तो कोणार्क सूर्य मंदिर ये कहाँ पे स्थित है, ये लोकेटेड है फ्रेंड्स उड़ीसा में। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, द लैंड ऑफ मिडनाइट सन इज। तो मध्य रात्रि के सूर्य की भूमि इनमें से कौन से सिटी को कही जाती है। तो यहाँ पे फ्रेंड्स नॉर्वे को जो है ना लैंड ऑफ द मिडनाइट सन के नाम से जाना जाता है। आगे बढ़ेंगे, विच दिल्ली सल्तनत रूलर इज़ नोन फॉर इम्प्लीमेंटिंग द पॉलिसी ऑफ ब्लड एंड आयरन। तो दिल्ली सल्तनत का कौन सा शासक रक्त और लौह की नीति लागू करने के लिए जाना जाता था। तो यहाँ पे ब्लड एंड आयरन नाम की जो पॉलिसी है ये बालबन के द्वारा स्टार्ट की गई थी। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर है। देखिए बात करें इनके बारे में तो गियासुद्दीन बालबन वॉज द 9th सुल्तान ऑफ मामलुक या फिर स्लेव डायनेस्टी। तो स्लेव डायनेस्टी के 9th सुल्तान थे गियासुद्दीन बालबन। इन्होंने ब्लड एंड आयरन की यहाँ पे पॉलिसी को इम्प्लीमेंट किया था। ये क्या था, द पॉलिसी ऑफ ब्लड एंड आयरन इम्प्लाइड बीइंग रूथलेस टू द एनिमीज, यूज ऑफ स्वॉर्ड, हार्शनेस एंड स्ट्रिक्टनेस एंड शेडिंग ब्लड। तो ये वायलेंस को बढ़ावा देते थे और ये चाहते थे, मतलब यहाँ पे ये देखते थे और मेक श्योर करते थे कि जो इनके एनिमीज़ हैं उनसे ये हार्श रहें, वहाँ पे स्वॉर्ड का इस्तेमाल हो। मतलब ये स्ट्रिक्ट थे और वायलेंस के काफ़ी यहाँ पे प्रमोटर थे। ओके चलिए आपका अगला क्वेश्चन, रिक्टर स्केल इज़ यूज टू मेज़र। तो रिक्टर पैमाना
इनमें से किसको मापने के लिए यूज़ किया जाता है फ्रेंड्स? रिक्टर स्केल जो है ना, ये मेज़र करता है इनमें से। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, मैग्नीट्यूड ऑफ अर्थक्वेक। ठीक है, अर्थक्वेक को मेज़र करता है रिक्टर स्केल। इसके अलावा विंड स्पीड की बात करें तो इसको एनीमोमीटर के द्वारा मेज़र किया जाता है। नेक्स्ट बात करें डेप्थ ऑफ ओशन, है ना, ओशन की जो गहराई है, इसको फैथोमीटर से मेज़र करते हैं। इसके अलावा देखिए, बात करें रिक्टर स्केल की, तो रिक्टर स्केल इज़ यूज टू मेज़र द मैग्नीट्यूड ऑफ एन अर्थक्वेक। तो अर्थक्वेक कितना ज़्यादा है, उसकी फ्रिक्वेंसी क्या है, उसका मैग्नीट्यूड क्या है, ये रिक्टर स्केल मेज़र करता है। आपका अगला क्वेश्चन, फिशेस रिस्पायर थ्रू। तो फिश जो होते हैं यानी मछली, ये किससे रिस्पायर करते हैं फ्रेंड्स? इनके पास होता है एक स्पेशल ऑर्गन जो कि है गिल्स। यहाँ पे आप पिक्चर में देख सकते हैं, ये गिल्स है फ्रेंड्स। ठीक है, इससे जो है ये रिस्पायर करते हैं, ब्रीथ करते हैं। ऑप्शन नंबर डी फ्रेंड्स यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पे बात कर लेते हैं कुछ ऐसे ही और एनिमल्स जिनके डिफरेंट डिफरेंट रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स हैं। यहाँ पे बात कर लेते हैं सबसे पहले हम इंसेक्ट की। ठीक है, तो जो इंसेक्ट होते हैं ना, ये ब्रीथ करते हैं ट्रैकिया, इनके पास होता है ट्रैकिया जिससे ये ब्रीथ करते हैं। इसके अलावा बात करें हम फ्रॉग, तो फ्रॉग जो है स्किन से रिस्पायर करता है। ठीक है, स्किन से ये रिस्पायर करते हैं। लंग्स किसके किसके पास होता है? तो यहाँ पे ह्यूमंस यानी कि जो भी मैमल्स हैं, साथ में रेप्टाइल्स हैं, बर्ड्स हैं, तो ये सब जो होंगे ये लंग से रिस्पायर करेंगे। ओके, और नेक्स्ट है अर्थवॉर्म, वेरी इंपॉर्टेंट, एग्जाम में पूछा जाता है। अर्थवॉर्म जो है अपने क्यूटिकल्स, इनके पास स्मॉल पोर्स लाइक स्ट्रक्चर होते हैं जिसे हम क्यूटिकल कहते हैं, ये यहाँ से रिस्पायर करते हैं। तो ये कुछ फ्रेंड्स आपके लिए इंपॉर्टेंट यहाँ पे रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स है और एनिमल्स हैं जो ध्यान रखना है। साइंस से ये काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, मतलब क्वेश्चन है। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन, डुरांड लाइन मार्क्स द फ्रंटियर बिटवीन। तो डुरांड लाइन ये किसके बीच के यहाँ पे बॉर्डर लाइन को बताता है? तो फ्रेंड्स पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बॉर्डर लाइन को इससे हम कहते हैं डुरांड लाइन। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। आप यहाँ पे देख सकते हैं पाकिस्तान और अफगानिस्तान, इसके बीच में जो ये लाइन है इसे कहा जाता है डुरांड लाइन। इसके लिए अलावा आप देख सकते हैं दो और इम्पॉर्टेंट लाइन्स हैं, बॉर्डर लाइन्स, जो एग्जाम में काफ़ी बार पूछे जाते हैं। एक है रेडक्लिफ लाइन। तो पाकिस्तान और इंडिया का जो यहाँ पे बॉर्डर लाइन है इसे रेडक्लिफ लाइन के नाम से जाना जाता है। और इसके अलावा इंडिया और चाइना के बॉर्डर को मैकमोहन लाइन के नाम से जाना जाता है। ओके, यहाँ पे आपके लिए मेंशन्ड है मैकमोहन लाइन एंड रेडक्लिफ लाइन। चलिए फ्रेंड्स आगे बढ़ेंगे। आपका अगला क्वेश्चन, शाहजहां बिल्ट मोती मस्जिद इन विच सिटी। तो यहाँ पे शाहजहां ने किस शहर में मोती मस्जिद का निर्माण करवाया था? मोती मस्जिद को फ्रेंड्स बनवाया गया था आगरा में, आगरा फोर्ट में इसको बनवाया गया था। तो ये कम्प्लीटली वाइट मार्बल से ही बना हुआ है और ये आगरा फोर्ट में ही लोकेटेड है। तो शाहजहां ने इसको बनवाया था आगरा में। नेक्स्ट क्वेश्चन, टू विच स्टेट डज द घेरिया नृत्य बिलोंग। तो यहाँ पे जो घेरिया डांस है ये कौन से स्टेट से बिलोंग करता है फ्रेंड्स? ये बिलोंग करता है गुजरात से। यहाँ पे आप देख सकते हैं कुछ और ऐसे डांसेस जो कि गुजरात के हैं, गरबा, डांडिया, भवाई, टिप्पणी, हूडो। तो ये कुछ ऐसे डांस फॉर्म्स हैं जो गुजरात के हैं। फ्रेंड्स आगे बढ़ेंगे और आपका अगला क्वेश्चन, द अमेंडमेंट दैट इंक्रीज द नंबर ऑफ लैंग्वेज टू 22 इन द 8th शेड्यूल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज। तो इनमें से कौन सा ऐसा अमेंडमेंट है जिससे जो है जो नंबर ऑफ लैंग्वेज है हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में ये 22 हो गए हैं? तो ये है फ्रेंड्स यहाँ पे 92nd अमेंडमेंट। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए 2003 में आया था 92nd अमेंडमेंट, जिसने यहाँ पे बोडो, डोगरी, संथाली, मैथिली इन चारों लैंग्वेजेस को ऐड किया था हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में। तो पहले 18 थे, अब ये 22 हो गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अंडर द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन द पावर डिसॉल्विंग द लोकसभा रेस्ट विथ। तो भारतीय संविधान के तहत लोकसभा को भंग करने की शक्ति किसके पास होती है? तो लोकसभा को भंग करने की जो शक्ति है ये प्रेसिडेंट के पास होती है। देखिए अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 83(2) ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, द कंप्लीशन ऑफ 5 years फ्रॉम द फर्स्ट डे ऑफ इट्स मीटिंग अमाउंट्स टू डिसोल्यूशन ऑफ लोअर हाउस। तो यहाँ पे 83(2) में बताया गया है कि जब 5 years कंप्लीट हो जाते हैं लोकसभा के, उसके बाद इसको डिसॉल्व किया जा सकता है। और जो यहाँ पे पावर टू डिसॉल्व लोकसभा है ये किसके पास होता है? ये होता है प्रेसिडेंट के पास। नेक्स्ट क्वेश्चन, द यूनिट ऑफ एनर्जी प्रोड्यूस्ड बाय फूड इन द ह्यूमन बॉडी इज कॉल्ड। मानव शरीर में भोजन द्वारा उत्पादित ऊर्जा की इकाई को क्या कहते हैं? तो यहाँ पे जो एनर्जी प्रोड्यूस होती है बाय फूड, इसे हम कैलोरीज में मेजर करते हैं। ऑप्शन नंबर फ्रेंड्स सी जो है राइट आंसर हो जाएगा। इसके अलावा हमने डिस्कस किया वॉट जो है किसका यूनिट है? पावर का है। इसके अलावा एम्पियर जो है करंट की ऐसा यूनिट होती है। ऑलराइट, नेक्स्ट ज्यूरिक which is known as the financial capital of Europe is situated in which country?
यहाँ पे फ्रेंड्स ज्यूरिक, जिसको यूरोप की वित्तीय राजधानी के रूप में जाना जाता है, ये किस देश में स्थित है? ये लोकेटेड है स्विट्ज़रलैंड में। अगला क्वेश्चन, द साइंस डीलिंग विद द प्रोडक्शन, कंट्रोल एंड एप्लीकेशन ऑफ वेरी लो टेम्परेचर इज नोन एज। तो बहुत कम तापमान के उत्पादन, नियंत्रण और अनुप्रयोग से संबंधित विज्ञान को किस नाम से जाना जाता है? इसे कहा जाता है क्रायोजेनिक्स। ऑप्शन नंबर ए फ्रेंड्स राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे। आगे बढ़ते हैं, मणिपुर इज़ लोकेटेड ऑन द बॉर्डर ऑफ विच कंट्री। तो मणिपुर इनमें से कौन से कंट्री के बॉर्डर में है? तो देखिए ऑप्शन देखिए, आप कुछ यहाँ पे ऑप्शंस को एलिमिनेट कर सकते हैं। पाकिस्तान नहीं होगा बिल्कुल भी, नेक्स्ट नेपाल भी नहीं होगा, आपको बस भूटान और म्यांमार में देख लेना है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे जो मणिपुर है ये म्यांमार के बॉर्डर में आता है, तो ऑप्शन नंबर डी जो है राइट आंसर हो जाएगा। इसलिए आपको जो नॉर्थ ईस्ट के जितने भी स्टेट्स हैं इसके बॉर्डर्स देख लेने हैं, कौन कौन से स्टेट के कौन कौन से कंट्री से बॉर्डर हैं। ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में काफ़ी रिपीट होते हैं। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन, द हेडक्वार्टर ऑफ सार्क इज़ लोकेटेड इन विच कंट्री। तो सार्क का मुख्यालय कहाँ पे है? इसका हेडक्वार्टर है काठमांडू में। सार्क की बात करें, फुल फॉर्म है साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन। इस्टेब्लिश किया गया 8 दिसंबर 1985 को। काठमांडू नेपाल में हेडक्वार्टर है। इसके अलावा फ्रेंड्स ये एक रीजनल इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है और एक जियोपॉलिटिकल यूनियन ऑफ स्टेट है साउथ एशिया में। कौन कौन से यहाँ पे एक मेंबर कंट्रीज़ हैं उनको देख लीजिए, अफगानिस्तान, बांग्लादेश, भूटान, इंडिया, मालदीव्स, नेपाल, पाकिस्तान और श्रीलंका। तो ये सारे मेंबर कंट्रीज़ हैं सार्क के। अगला क्वेश्चन, सितारा देवी इज़ अ माइस्ट्रो ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग डांस फॉर्म। तो सितारा देवी निम्नलिखित में से किस नृत्य शैली की उस्ताद हैं? तो ये एसोसिएटेड है फ्रेंड्स यहाँ पे कथक से। इसके अलावा और भी बात करें कथक से रिलेटेड, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं गुरु कुंचु कुरूप, ठीक है, ये भी कथक से एसोसिएटेड हैं। रीता गांगुली, तो ये सारे फेमस माइस्ट्रोज हैं कथक से। उड़ीसी की बात करें तो बहुत सारे हैं फ्रेंड्स, यहाँ पे मैं आपको एक दो बता रही हूँ। देखिए सोनल मानसिंह, वेरी इंपॉर्टेंट। इसके अलावा बात करें तो यहाँ पे आते हैं केलूचरण मोहपात्रा, ये दोनों आप यहाँ पे याद रखें। आगे हम और भी डिस्कस करेंगे। कुचिपुड़ी से बात कर लेते हैं, तो मैक्सिमम जो नाम में रेड्डी आते हैं ना, ये कुचिपुड़ी से बिलोंग करते हैं। राधा रेड्डी, इसके अलावा राजा रेड्डी, यहाँ पे राधा रेड्डी कर लीजिए। इसके अलावा और भी बात करें तो यामिनी कृष्णमूर्ति, वेरी इंपॉर्टेंट, यामिनी कृष्णमूर्ति भी कुचिपुड़ी माइस्ट्रो हैं। कृष्णमूर्ति, ओके। और फ्रेंड्स ये कुचिपुड़ी के अलावा भरतनाट्यम से भी एसोसिएटेड है, तो दोनों में आप यहाँ पे इसको इंक्लूड कर सकते हैं। नेक्स्ट आते हैं यहाँ पे भरतनाट्यम से मृणालिनी साराभाई। तो यहाँ पे फ्रेंड्स आप इतने याद रखिए और आगे हम बाकी जो फेमस माइस्ट्रोज हैं उनको कवर करेंगे आगे आने वाले सीरीज़ में, ठीक है। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए, 9 डिग्री चैनल सेपरेट्स। तो 9 डिग्री चैनल जो है किसको अलग करता है? तो यहाँ पे ये सेपरेट कर रहा है, पिक्चर में ही देख सकते हैं। 9 डिग्री चैनल जो है ये लक्षद्वीप को मिनिकॉय से सेपरेट करता है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे। इसके अलावा जो 8 डिग्री चैनल है ये मिनिकॉय को मालदीव से सेपरेट करता है और 10 डिग्री चैनल जो है ये अंडमान को निकोबार से सेपरेट करता है, ठीक है। अगर आपसे देखिए यहाँ पे पूछा गया नॉर्थ अंडमान को साउथ अंडमान से कौन सा यहाँ पे सेपरेट करता है, और इसके अलावा लिटिल अंडमान से कार निकोबार को कौन सा यहाँ पे डिग्री चैनल सेपरेट करता है, तो जो अंडमान और निकोबार है इसको सेपरेट करता है 10 डिग्री चैनल, ओके। अगला क्वेश्चन, चिराव डांस इज़ अ ट्रेडिशनल डांस फॉर्म ऑफ विच स्टेट। तो चिराव डांस को परफॉर्म किया जाता है मिज़ोरम में। यहाँ से कुछ और यहाँ पे डांस फॉर्म उनको देख लीजिए, चिराव, सरलमकाय, सुलाकिया भी इसे कहते हैं, चाइलम, चौनग्लेजवान, इसके अलावा आप देख सकते हैं तलांगलम और नेक्स्ट है जांगतलम, ओके। तो ये कुछ डांस फॉर्म्स हैं मिज़ोरम के। अगला क्वेश्चन, द डेंसिटी ऑफ मिल्क कैन बी मेजर्ड बाई विच ऑफ द फॉलोइंग। तो यहाँ पे जो डेंसिटी होती है मिल्क की, इसको मेज़र किया जाता है फ्रेंड्स लैक्टोमीटर से। आपका अगला क्वेश्चन, द पार्लियामेंट ऑफ जापान इज़ नोन एज। तो जो जापान का पार्लियामेंट है इसे कहा जाता है डाइट। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन फ्रेंड्स आपका लास्ट क्वेश्चन भी है, उम्मत आर्ट इज़ अ फोक डांस परफॉर्म्ड इन विच प्लेस, ठीक है। तो यहाँ पे उम्मत आर्ट को यहाँ पे किस जगह पे परफॉर्म किया जाता है आपको बताना है। इसको परफॉर्म किया जाता है फ्रेंड्स कूर्ग में, ठीक है। कूर्ग कर्नाटका में है, यहाँ पे उम्मत आर्ट को परफॉर्म किया जाता है। कर्नाटका के कुछ और ट्रेडिशनल डांस फॉर्म्स हैं उनको देख लीजिए, डोलू कुनीता, सुगी कुनीता, कमसाले, ये हमने कल डिस्कस किया था। नेक्स्ट है गुरावा कुनीता, सोमना कुनीता। नेक्स्ट आप देख सकते हैं भूता आराधनी, यक्षगान, नागमंडला और विरागासा।
ठीक है। तो ये कुछ ऐसे ट्रेडिशनल डांस फॉर्म्स हैं जो कि कर्नाटका के हैं। फ्रेंड्स, आगे आने वाले वीडियोज़ में हम बाकी डिफरेंट स्टेट्स के जितने भी डांस फॉर्म्स हैं, आर्ट एंड कल्चर को भी हम यहाँ पे कवर कर रहे हैं। तो हर एक टॉपिक से जो भी आपके एसएससी एग्ज़ाम्स में आता है ना, जीके से, वो सब कुछ हम यहाँ पे कवर करेंगे। तो आपको बस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है और इन वीडियोज़ को कंटिन्यूसली देखना है। ओके, तो ये हो गया आपके टॉप 50 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। अब आता है आपका टेस्ट क्वेश्चन। देखिए, आपका पहला टेस्ट क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग कलर हैज़ द लॉन्गेस्ट वेवलेंथ। तो इसमें से सबसे लंबा वेवलेंथ किसका है, कमेंट करके बताएं। आपका अगला क्वेश्चन, द हेडक्वार्टर ऑफ इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस इज लोकेटेड इन। तो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय कहाँ पे है। ये दोनों टेस्ट क्वेश्चन का आंसर आपको हमें कमेंट करके बताना है। इसके अलावा 50 क्वेश्चंस में आपके कितने क्वेश्चन सही हुए, ये भी आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। ओके, साथ में फ्रेंड्स, पेड पीडीएफ के वेबसाइट के बारे में मैंने आपको ऑलरेडी बताया है। ये है www.ravibookspdf.com। यहाँ पर आपको रवि सर की जीके एंड करंट अफेयर्स की पीडीएफ हिंदी एंड इंग्लिश मीडियम दोनों में मिल जाएंगी। तो आप हमारे वेबसाइट पे जाके इनमें से कोई भी पीडीएफ को परचेज़ कर सकते हैं। ओके, चलिए, ऑल राइट फ्रेंड्स, तो ये था हमारा आज का लास्ट स्लाइड। मिलते हैं एक और इम्पोर्टेंट टॉपिक के साथ अगले वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।